हेलो जनी क्लासेस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 9th के कुछ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल हो, ठीक है। इन सभी में से जो फर्स्ट चैप्टर है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके मासिक टेस्ट के लिए कह सकते हैं या मंथली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो समय गवाते हुए ना स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। कि नेपोलियन बोनापार्ट के राइज को, उसके जो राइज हुआ था, यानी कि उसका जब उदय हुआ था वो कैसे हुआ था, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम पावरफुल। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो चुका था, पावरफुल बन चुका था, बिकॉज फ्रांस वाज इन ट्रबल आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जब फ्रांस ट्रबल में आ गया था, तब नेपोलियन बोनापार्ट पावरफुल हो गया था। द गवर्नमेंट वाज वीक एंड पीपल वांटेड ए स्ट्रॉन्ग लीडर। वहाँ की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो वीक हो चुकी थी और लोग चाहते थे कि उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिले। नेपोलियन वाज ए स्मार्ट एंड सक्सेसफुल आर्मी जनरल। नेपोलियन क्या था, एक स्मार्ट था और वो एक सक्सेसफुल आर्मी जनरल भी था। हु वॉन मैनी बैटल्स, जिसने बहुत सारे बैटल्स को जीता हुआ था, जीते हुए थे, एंड बिकेम वेरी पॉपुलर, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इन 1790 ही टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू ए कू। 1719 में उसने क्या किया कि जो भी फ्रांस की गवर्नमेंट थी वहां पर कंट्रोल कर लिया थ्रू ए कूप। कूप का मतलब मीन्स होता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री का यूज करके, अपनी आर्मी का यूज करके वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया, वहां के थ्रोन से हटा दिया है, और खुद अपना आप वहां का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल को टेक ओवर कर लिया। लेटर इन 1804 ही मेड हिमसेल्फ एम्परर, और 1804 में उसने खुद को एक एम्परर घोषित कर दिया, खुद को एक राज बना दिया वहां का। हिज राइज हैपन, यह राइज हुआ क्योंकि ऑफ हिज मिलिट्री सक्सेस, अब उसकी मिलिट्री सक्सेस के कारण, क्लेवर प्लानिंग, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और साथ में उस समय टाइम ऑफ चूज के टाइम में पीपल्स ने उसका सपोर्ट किया था, ठीक है। फ्रांस में उसमें कन्फ्यूजन था, चूज मतलब अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, जिस कारण वहाँ के लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट राइज हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछ लेते हैं कभी कभार, वो क्या है कि ये पूछ लेते हैं, जो लुई 16 था वो अपना तो फ्रांस, थ्रोन ऑफ फ्रांस पर कब असेंड हुआ, यानी कि उसकी राजगद्दी पर कब बैठा था। तो बैठा था 1774 में। 1774 में वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, नेपोलियन लुई 16, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं रहेगा, लुई 16। ओके, चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसने फार्मर्स की हेल्प कैसे की है, उसमें एक्सप्लेन हमको करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन इन पालमपुर हेल्प द फार्मर इन फॉलोइंग वे, कुछ तरीकों से करी थी। पहला तरीका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या करा कि जो पहले जो ये वेल्स हुए करते थे, कुएं होते थे, तो इनसे मैनुअली वाटर को ड्रॉ किया जाता, ऊपर निकाला जाता था। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जैसी आई तो लोगों ने वाटर पंप का यूज करना शुरू कर दिया। जैसे वाटर पंप का यूज करा तो जो फील्ड्स थी, जो क्रॉप थी, वो अच्छी तरीके से होना शुरू हो गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। इरिगेशन मेड इजियर, इससे क्या हुआ, जो इरिगेशन था वो आसान हुआ। इरिगेशन मेड इजियर, इरिगेशन की सिंचाई जो थी वो अच्छी तरीके से होनी शुरू हुई। दे कैन नाउ एक्सपेंड देयर एग्रीकल्चर वर्क। अब वो क्या कर सकते थे, जो भी उनका एग्रीकल्चर वर्क था उसको एक्सपेंड कर सकते थे, उसको बढ़ा सकते थे, बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब समझते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, विच आर इट्स टू फीचर्स। डेमोक्रेसी क्या है और इसके दो फीचर्स क्या क्या हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड विच आर टू फीचर्स। तो आंसर है, डिस्क डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, इन विच द पीपल चूज देयर लीडर, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को चूज कर सकते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसके द्वारा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा अपने कोई भी इलेक्शन करा के अपने लीडर को
चूज कर सकते हैं, है ना। फ्री एंड फेयर मतलब कि उसका हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। फेयर का मतलब है कि उसमें कोई भी करप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इन ए डेमोक्रेसी द पावर लाइज विद द पीपल। डेमोक्रेसी में पावर को जो लोग हैं उनके साथ में लैस कर दिया जाता है, ठीक है। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी के दो फीचर है। फर्स्ट है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें क्या होता है, पीपल हैव टू राइट टू वोट, पीपल को वोट देने का राइट है। एंड चूज देयर लीडर, वो अपने लीडर को चूज करने का भी राइट है। विदाउट फेयर और प्रेशर, बिना किसी के डर के, बिना किसी के प्रेशर में आए, ठीक है। उनको राइट है कि वो अपने लीडर को चुन सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। सेकंड है इक्वलिटी। तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल सिटीजन सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ से जो लॉ बनाया गया उससे क्या होगा कि जो सभी सिटीजन्स है वो इक्वल हैं, ठीक है। एंड हैव द सेम राइट, और सभी के पास में सेम राइट्स हैं रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और वेल्थ। किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को या फिर किसी वेल्थ को, बिना किसी की कास्ट को देखे, रिलीजन को देखे या फिर उसकी वेल्थ या संपत्ति को देखे है, बिना देखे ही सभी को सेम राइट्स मिलते हैं। और सभी जितने भी किसी भी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उन वो सबके सब इक्वल देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्यूचर है डेमोक्रेसी का, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ इक्वलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी फोर नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रैक्टिसाइज्ड इन पालमपुर, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी थ्री। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि पालमपुर जो विलेज था, जो इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो पालमपुर विलेज है वहां पर कुछ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज हो रही है, उनको हमें यहाँ पर बताना है कौन कौन सी हैं, साथ में उनमें से थ्रीज का डिस्क्रिप्शन भी करना है, ठीक है। तो इन द विलेज ऑफ पालमपुर सेवरल नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोवाइड लिवलीहुड्स बियॉन्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा जीवन यापन के लिए, यानी कि लिवलीहुड्स के अपने रहने जीने के लिए वहां पर कुछ नॉन फॉर्म एक्टिविटी भी हो रही है। दिस एक्टिविटी आर क्रूशल, ये जो एक्टिविटी है क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये जो 4 एक्टिविटी हैं वो आपके यहाँ पर नॉन फॉर्म प्रोडक्शन में यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें क्या होता है कि पीपल रेयर एनिमल्स, पीपल क्या करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं, पालते हैं, जैसे कि काओ एंड बफेलोज, ठीक है। एंड सेल मिल्क इन नियर बाय टाउन्स, और जो उनका मिल्क होता है वो पास के ही टाउन में जाकर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। सेकेंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, विलेजर्स मेक आइटम लाइक बास्केट और टूल्स एट होम यूजिंग सिंपल मेथड। विलेजर्स क्या करते हैं इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कि जो वो अपने ही गाँव में ही, अपने विलेज में ही, ठीक है, कुछ आइटम को बनाते हैं, जैसे कि बास्केट हो गया या कुछ टूल्स हो गए, तो वो घर पे ही बनाए जाते हैं, होम पे ही बनाए जाते हैं, और वो कुछ सिंपल मेथड्स का यूज करके इनको ऐसा अब बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है आपका शॉप कीपिंग, स्मॉल पीपल रन स्मॉल शॉप, जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, कुछ वो क्या करते हैं, छोटी छोटी शॉप्स चला रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, जो डेली यूज आइटम्स होते हैं जैसे ग्रोसरी या सोप वगैरह, ये सब जो डेली आइटम होते हैं इनको सेल करते हैं, जो हमारे डेली नीड्स में चाहिए होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ इमेजेस देख लीजिएगा नॉन फॉर्म एक्टिविटीज की, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज है ये बनी हुई, ये देखिए ट्रांसपोर्ट की इमेज है, ये ट्रांसपोर्ट की, ये भी व्हीकल्स हैं, सब ये जो है चार को चार ही मुझे ट्रांसपोर्ट की दी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड इमेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पर जो काऊ है वो अब ग्रेज कर रही हैं, फीडिंग कर रही हैं। यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ वेसल्स वगैरह बने हुए हैं, ये सोप कीपिंग से रिलेटेड है, ये फार्मिंग, ये जो फिशरीज है उससे रिलेटेड है, ठीक। तो ये सब है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टी पीपल फेस इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज।
नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोग किन किन डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, ठीक है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर कोई लीडर नहीं होता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर कैसे ये चीज होती है, समझ लेते हैं इसको। तो फर्स्ट है आपका, वहाँ पर नो राइट टू चूज लीडर्स, यानी कि आप वहाँ पर कोई भी ऐसा आपको राइट नहीं मिलेगा कि आप अपने लीडर को चूज कर सकें, ठीक है। तो पीपल कैन नॉट वोट फ्रीली, वहाँ पर लोग फ्रीली वोट नहीं कर सकते हैं और चेंज द गवर्नमेंट, और वहाँ गवर्नमेंट को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड, लैक ऑफ फ्रीडम, यानी कि लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती है, लैक यानी कि होता कमी, ठीक है, तो फ्रीडम की कमी रहेगी यहाँ पर। सिटीजन में नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को स्पीच की फ्रीडम नहीं मिलती, प्रेस की फ्रीडम नहीं मिलती है, प्रोटेस्ट की फ्रीडम नहीं मिलती है, मतलब लोगों को इन सभी की फ्रीडम नहीं मिलती है। किस किस की, तो स्पीच बोलने की आज़ादी नहीं होती है उनको, वो प्रेस यानी कि कुछ छाप नहीं सकते हैं बुक्स में या न्यूज़पेपर में, कुछ नहीं प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी गलत स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका सेपरेशन ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, जो भी अपोजिट होता है, जिसमें लिखा है द गवर्नमेंट में पनिश, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको पनिश कर सकती है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, उसके अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो उसको वो पनिश कर सकती है या फिर साइलेंस से चुप करा सकती है। एनीवन, किसी को भी हु क्रिटिसाइज, जो भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं उनको वो पनिश कर सकती है, साइलेंस कर सकती है और उनको चुप करा सकती है ना। फोर्थ है अनइक्वल राइट्स, जैसे इक्वल राइट मिलता था जो आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वहां पर इक्वल राइट मिलते हैं, यहाँ पर क्या है, अनइक्वल राइट्स है। नॉट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, यानी सभी पीपल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी के सम में फेस डिस्क्रिमिनेशन और अनजस्टिस, कुछ उसमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कुछ अनजस्टिस फेस करते हैं, यानी कि वो कुछ भेदभाव वगैरह फेस करते हैं, इनजस्टिस वगैरह ये सब चीजें फेस करते हैं, तो इक्वली ट्रीट इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, फियर एंड कंट्रोल, लोगों को क्या होता है, डर होता है और उन पर कंट्रोल रहता है। पीपल ऑफन लिव इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोग क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट के फेयर में जीते हैं, यानी कि उस गवर्नमेंट के डर में जीते हैं, ठीक है, विद स्ट्रिक्ट लॉ एंड सर्विलेंस, जो वहाँ के पीपल्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉ बना देती है, ऐसे लॉ बनाती है जिसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो उनके लिए सही नहीं होते हैं, और सर्विलेंस करती रहती है। तो इस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक में हमको ये प्रॉब्लम सब क्रिएट होती है, ये सब हमको देखने मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the great location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? देखिए, इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में हेड की तरह है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा कि ऐसा क्यों है, तो फर्स्ट है हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट, इंडिया लाई बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, मेकिंग इट इजी टू कनेक्ट विद यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ एशिया थ्रू सी रूट्स। इंडिया का ईस्ट और वेस्ट के बीच में होना, ठीक है, इधर साइड में है, ये है इंडिया, यहाँ मैप पे देखिएगा ये इंडिया है, ठीक है, और ये पूरा एशिया है, ये पूरा क्या है, एशिया, ठीक है। एशिया के इधर साइड है ईस्ट, ये ईस्ट में है, और ये वेस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट में के बीच में बिल्कुल कौन पड़ता है, इंडिया पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें नीचे इस इमेज में, तो आपको दिखाई देगा इंडियन ओशियन, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडिया लाई बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। एशिया मेक इट इजी टू कनेक्ट विद यूरोप, जिसके कारण एशिया को आसानी से यूरोप से, अफ्रीका से और साउथ ईस्ट एशिया से सी रूट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। सी रूट मतलब होता है कि ये जो आपका सी दे रखा है, समुद्र दे रखा है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ये देखिए, ऐसे आप यूरोप से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये अफ्रीका में भी ट्रेड होता है, और यहाँ से आपका ये आपका साउथ एशिया में भी ट्रेड होता रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से सभी तरह ट्रेड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सी रूट के का एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को, जिससे ये दूसरे अलग कंट्री से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज मिलता है इंडिया को नेवल एंड सिक्योरिटी एडवांटेज, ठीक है,
नेवल एंड सिक्योरिटी एडवांटेज, यानी कि सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इंडिया की जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, ठीक है। नेवल एंड सिक्योरिटी एडवांटेज, इट्स सेंट्रल पोजीशन गिव इंडिया कंट्रोल ओवर इंपोर्टेंट सी लेंस इन द इंडियन ओशियन, यानी कि जो सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की, ये इंडिया को एक कंट्रोल देती है, किस पर देती है, ओवर इंपोर्टेंट सी लेंस पर, यानी कि इंडियन ओशियन में जितने भी इंपोर्टेंट सी लेंस हैं, ये जो रास्ते हैं, इन पर ये कंट्रोल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो सभी पर हमारा कंट्रोल रहता है। थर्ड, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज, इट हैज हेल्प इंडिया बिल्ड हिस्टोरिकल, इट हैज हेल्प इंडिया, ये इंडिया की हेल्प करता है बिल्ड बनाने में हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न ट्रेड रिलेशन, ठीक है, विथ मैनी कंट्री, यानी कि दूसरे कंट्रियों से हिस्टोरिकल और मॉडर्न ट्रेड बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बीच में है, बीच में मिडबिन में पार्ट में आ रहा है इंडिया, तो ये दूसरे कंट्रीज से ट्रेड बनाने में भी हेल्प करता है, रिलेशन बनाने में हेल्प करता है, ट्रेड रिलेशन बनाने में। ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंडिया एक्ट एज ए लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया जो है वो एक्ट अ लिंक, यानी कि जोड़ता है किसको, ईस्ट एंड वेस्ट को, बूस्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, जिससे हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी है वो बूस्ट होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि हमारा ट्रेड जो व्यापार है वो बढ़ जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो बेटर होती है ऐसा, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए इसलिए फायदा रहता है इसमें, इंडिया का बीच में होना इंडियन ओशन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, यानी कि उन कंट्री का नेम बताना है जो कि इंडिया से लार्जर यानी बड़ी हैं। तो फर्स्ट है इसमें रसिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, है ना, इसमें जो है वो एरिया वाइज को बताना है हमको। तो फर्स्ट आ जाता है रसिया, फर्स्ट नंबर पे रसिया है, सेकंड नंबर पे इसमें कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, और फोर्थ नंबर पे चाइना, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, एंड 7 नंबर पर इंडिया आता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि नेम द कंट्री विच इज लार्जर देन इंडिया, की उन कंट्री का नाम बताए जो इंडिया से बड़ी हैं। ये 6 कंट्री ऐसी हैं जो कि इंडिया से बड़ी हैं। आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इस हिसाब से आप इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन सेम लैंड, ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पर सेम लैंड, यानी कि लैंड हमारे पास में एक ही है, ठीक है, मान लीजिएगा इतना ही लैंड है, इस पे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसमें हमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करना है, तो कैसे हम कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट होता है आपका बाय अडोप्टिंग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट हमने कोई क्रॉप ग्रो करी, उसके अंदर जैसे मान लीजिए वीट लगा दिया, उसके बाद में उसको हार्वेस्ट करके सेकंड कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, जैसे मान लीजिए राइस लगा दिया, इस तरीके से इन वन ईयर मैनी क्रॉप ग्रोइंग इन वन फील्ड, ठीक है। तो एक ही लैंड पे, एक ही फील्ड पे हम एक से ज्यादा क्रॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता था हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड, यानी किसका यूज करके, मॉडर्न एग्रीकल्चरिंग मेथड्स का यूज करके, जो पुराने तरीके हैं हम उनको छोड़ दें, ठीक है, जो आपके मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारा क्या, देखिए इस तरीके से आ जाता है मॉडर्न टेक्निक में, मशीन्स का यूज करें, ठीक है, HYV सीड्स का यूज करें, फर्टिलाइजर्स का यूज करें, पेस्टिसाइड्स का यूज करें, इरिगेशन सिस्टम हम बेटर करें, ठीक है, और मशीन का यूज करें। तो इन सभी का यूज करके हम मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड का यूज करेंगे, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा। थर्ड है बाई इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनकी वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन से सीड्स यूज करते हैं, HYV सीड यूज कर सकते हैं। H4 होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, केमिकल मैन्यूअर्स एंड पेस्टिसाइड एट द राइट टाइम, मतलब जब भी क्रॉप को इन सभी की नीड हो तभी उनको ये सब दिया जाए। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ वेज हैं जिससे हम अपना प्रोडक्शन उसी सेम लैंड पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो अब लास्ट हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।